हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हमें कौन कौन से तरीके पढ़ने होते हैं, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमें कौन कौन से तरीके पढ़ने होते हैं। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कुल 11 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू, अर्थात बाई रिमूविंग एडवर्ब टू। दूसरा तरीका है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा तरीका है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। चौथा तरीका है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पांचवा तरीका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। छठा तरीका है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। सातवां तरीका है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर। आठवां तरीका है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। नौवां तरीका है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 10वां तरीका है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लास्ट में आप पढ़ेंगे डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड अ कंट्रास्ट। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में 11 तरीके पढ़ेंगे। तो चलिए पहला तरीका पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हेडिंग करिए सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, यानी किसी वाक्य के रूप को उसके अर्थ में यानी बिना अर्थ में परिवर्तन किए ही बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अपनी भाषा में समझ सकते हो कि हम वाक्य का रूप बदलेंगे, रूप तो बदल जाएगा लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का तो रूप परिवर्तन, जबकि हेडिंग हमारी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वाक्य का रूप परिवर्तन करेंगे, है ना। चलिए, तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना सीखेंगे। पहला एग्जांपल है शी इज टू वीक टू वर्क। इसको हम करेंगे कैसे? तो एडवर्ब टू को हटाकर जब वाक्य का रूप बदला जाता है तो उसमें आपको सर्वप्रथम चाहे तो आप रफ कॉपी पेन उठाकर लिख भी सकते हैं जो बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आए और उसके बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद इन्फिनेटिव आए, कितने चीजें? 3 चीजें। एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनेटिव हो, तो वाक्य का रूप बदलते समय हम टू को सो में लिख देते हैं। किस में बदल देते हैं? सो में बदल देते हैं। और इसके बाद जो वाक्य में आया हुआ एडजेक्टिव है उसको सो के बाद लिख लेते हैं। और एडजेक्टिव के बाद हम कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग। इस बात को ध्यान रखना, यदि पहला रूल आपने समझ लिया तो सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया? एडवर्ब टू के बाद एडवर्ब टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव हो, तो वाक्य का रूप बदलते समय एडवर्ब टू की जगह पे सो का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव को लिख लेते हैं और एडजेक्टिव के बाद कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद हम सब्जेक्ट के रूप में पहले वाला जो उपवाक्य दिया होगा, आप दैट लग जाना, देखो ये क्या बन गया? पहले वाला उपवाक्य, है ना। तो पहले वाला उपवाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर ही, सी, इट, यू, आई, वी, दे, जो भी उचित प्रोनाउन होगा उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसलिए बोला जा रहा है, देखो सी है इसलिए यहाँ पे सी आएगा। यदि यहाँ पे किसी का नाम होता
एक वचन या बहुवचन कुछ भी होता तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ही से इट यू विद जो भी उचित होता, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले उपवाक्य के अर्थात इसके अनुसार। ठीक है, अर्थात इसके अनुसार। समझ में आई बातें। तो सब्जेक्ट लिखते हुए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम टेंस के अनुसार, यदि ये पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और यदि पास्ट में है तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैन नॉट या फिर कुड नॉट का प्रयोग करते हुए जो इन्फिनेटिव वाला वर्ड होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे, फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। अर्थात अपनी भाषा में समझिएगा कि यहाँ पे टू लगा के टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना। तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता तो ये टू हटाकर जो भी है लिख दो। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। चलिए तो वही बात इसमें भी ध्यान देना कि एडवर्ब टू है, इसके बाद एडजेक्टिव है, फिर इसके बाद ये मत सोचना कि ठीक बात, इसके बाद कहीं ना कहीं देखो इन्फिनेटिव है। भले ही कोई भी शब्द और लिखा हो उसके बाद उसके पहले कुछ भी, लेकिन आपको ये तीन बातें ध्यान रखना, किसी वाक्य में एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनेटिव हो, तो वाक्य का रूप बदलते समय क्या करेंगे, क्या करना है, एडवर्ब टू की जगह पे सो का प्रयोग करना है, और एडजेक्टिव को लिखते हुए कनेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, फिर वही विधि जो आपने पहले एग्जाम्पल में समझा वही यहाँ पर भी रूल फॉलो हो रहा है। कनेक्टिव के रूप में जब आप दैट का प्रयोग कर चुकेंगे तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और सब्जेक्ट कहाँ चाहिए, पहले वाले उपवाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे राम होता है ना, श्याम होता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे राम होता तब यहाँ पे क्या लिखते, राम लिखते क्या, नहीं, तब क्या लिखते, तब यहाँ पे राम का प्रोनाउन हम ही निकाल के ही लिखते। ठीक है, चलिए ही। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या बताया गया, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट। तो पहले वाला उपवाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, कैन नॉट। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और बताना है, क्या, यदि इन्फिनेटिव निगेटिव में हो, किस में हो, निगेटिव में हो, तो एक चीज आप याद रखेंगे, इन्फिनेटिव निगेटिव में कब होगा, इन्फिनेटिव से पहले नॉट लगा होगा, तब आपको मान के चलना है कि आपका इन्फिनेटिव वाला जो वर्ड होगा वो निगेटिव में है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है, यही बताने के लिए कि यदि इन्फिनेटिव निगेटिव में होगा तो कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉट ऑलरेडी लगे इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव को फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे जैसे हमने इसमें किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद जो भी शब्द होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे उसको हूबहू उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल द प्रॉब्लम्स क्लियर। तो ये बात समझ में आई। यदि इन्फिनिट, आपको क्या ध्यान देना, तीन बातें ध्यान देना है। अगर एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनेटिव हो, तीनों दोनों में देखिए, दोनों एग्जाम्पल में वही चीज, एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, है ना। तब हम क्या करेंगे, एडवर्ब टू को सो में लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो पहले वाले उपवाक्य सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो भी उचित होगा, प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, आयु, भी जो भी होगा उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, पर याद रखना इन्फिनेटिव यदि निगेटिव में होगा तो नॉट का प्रयोग कैन या कुड के बाद नहीं करना। जबकि किताबों में एग्जाम्पल के रूप में इसकी जगह पे विल या डू या डज भी दिया रहता है, लेकिन सबसे परफेक्ट तरीका यही है, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दिया है द ट्री इज
टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इसमें भी वही चीज ध्यान देना, क्या है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है और इन्फिनेटिव है। उसके आगे पीछे क्या शब्द दिया है आपको यह नहीं ध्यान देना, किसके लिए, कि एडवर्ब टू को सो में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए, अर्थात एडवर्ब टू को हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदल रहे हैं ना, तो इस बात को ध्यान रखना। द ट्री इज, इसकी जगह क्या लिखेंगे, सो, क्या लिखेंगे, सो, और इसके बाद फिर जो लिखा हुआ होगा पहचान पाओ चाहे ना पहचान पाओ, लेकिन याद रखना एडवर्ब टू के बाद है ना 100% एडजेक्टिव ही होगा। ठीक, बात की बात है कि एडवर्ब दे दे कभी। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए आपने लिखा एडवर्ब टू को सो में कब बदलना है, जब एडवर्ब टू है एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव हो तब एडवर्ब टू को हम सो में बदल देते हैं और वाक्य में आया हुआ एडजेक्टिव के बाद कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि आप दोनों एग्जाम्पल को बेहतर समझा है तो आप सोच रहे हैं कि तीसरा हम कर लेंगे, तो यही गलतफहमी होती है। इसलिए कहते हैं बार बार कि वीडियो दौड़ा के बिल्कुल मत देखिए, जब आप कंटिन्यू वीडियो चलने देंगे तब आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए ध्यान देना, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम क्या करें, पहले वाले उपवाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम क्या पकड़े, जैसे ट्री है तो क्या पकड़, ईट, तो वही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाक्य में ध्यान देना जो बताने जा रहे हैं, यदि किसी वाक्य में क्या हो, एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, इन्फिनेटिव हो और इसके साथ साथ नहीं परंतु क्या हो, परंतु वहां पे क्या हो, फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, कुछ भी हो, तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं समझना। यदि यहाँ पे मान लीजिए फॉर मी है तो इसको आई में बदल देंगे, यदि फॉर अस है तो इसको वी में बदल देंगे, फॉर यू है तो यू में ही बदल देंगे। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको सब्जेक्टिव केस में ही बदलना है ना। यहाँ पे मान लीजिए फॉर हिम है तो फॉर हिम को हम किस में बदल देंगे, ही में। यहाँ पे अगर फॉर हर मिल जाए तो इसको सी में, है ना, इट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे फॉर देम मिल जाए तो इसको दे में बदल देते हैं। तो ये बात क्लियर, यदि किसी वाक्य में फॉर मी आएगा तो हम इसको आई में, फॉर अस आए तो वी में, फॉर यू आए तो यू में, फॉर हिम आए तो ही में, फॉर हर आए तो सी में और फॉर देम आए तो दे में। ठीक है, तो इसको जब हम बदलेंगे सब्जेक्टिव केस में तो जो सब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं ये लिखा कहाँ जाएगा, ये दैट के बाद ही लिखा जाएगा। तब यहाँ पे पहले वाले उपवाक्य सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। और ये कब आता है आपको बता दें, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो या फिर बेजानदार चीजें हो या फिर इट हो, ठीक है, तभी ये आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तब याद रखना आपको कि फॉर मी आए तो आई, फॉर अस आए तो वी, फॉर यू आए तो यू, फॉर हिम आए तो ही, फॉर हर आए तो सी और फॉर देम आए तो दे, यहाँ पर लिखना है। तब इसके अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिखना है, जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा था। ठीक है, चलिए आई, अब बाकी का वही रूल है जो आपको पहले वाले एग्जाम्पल में समझाएं। ठीक है, तो ये पहले वाले उपवाक्य के टेंस के अनुसार यहाँ पर हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पे कैन नॉट, और फाइनाइट वाले वर्ब को हम क्या कर, सॉरी इन्फिनेटिव वाले को हम क्या कर देंगे, फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। क्लियर, चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दिया क्या है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। चलिए इसको भी उसी तरह आपको समझना है। देखिए यहाँ पे एडवर्ब टू है, यहाँ पे कॉस्टली माने कीमती है एडजेक्टिव, और यहाँ पर क्या दिया है, इन्फिनेटिव। यदि आपको लग रहा है कि ये इन्फिनेटिव तो नहीं जैसे दिख रहा है, इन्फिनेटिव जैसे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर इन्फिनेटिव है पैसिव वॉइस में, अर्थात पूरा वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है।
तो यदि कोई वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य बदलते समय बदले हुए वाक्य को भी पैसिव वॉइस में कर देते हैं। कैसे? एकदम सिंपल तरीका। चलिए, द हाउस इज, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? सो। क्यों? क्योंकि एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है और इन्फिनेटिव है। सो इसके बाद फिर यहाँ पे कॉस्टली, फिर इसके बाद हम कनेक्टिव ग्रुप में दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपने पहले रूल में समझा था, सेम वैसे ही यहाँ भी होगा। पहले वाले उपवाक्य सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हमें प्रोनाउन रखना है, ठीक है? ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, जो भी होगा। तो द हाउस का प्रोनाउन, द हाउस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। द हाउस का प्रोनाउन क्या होगा? आप नरेशन में ये चीज सीखे हैं। द हाउस का प्रोनाउन जब हम निकालेंगे तो इट निकलेगा, ही और सी नहीं निकलेगा, ठीक है? इट। बेजानदार या निर्जीव चीजें होंगी तो उनका प्रोनाउन हम क्या करेंगे? इट ही निकालते हैं, ठीक? चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट। क्या लिखेंगे? दैट के बाद इट। इसके बाद फिर क्या करेंगे? टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट, है ना? और इन्फिनेटिव वाले को हम फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। तो आप देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है और इन्फिनेटिव में से टू हटा दो तो बचा का? बी परचेस्ड। क्या बचा? बी परचेस्ड। तो देखिए यहां पर पैसिव वॉइस, तो आपको एक तरीका बताते हैं, शॉर्ट में समझना, ठीक है? यदि किसी भी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो आपको बता दे, टू अपनी जगह पे रहेगा, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो देखिए सेम वही, अगर यहाँ पे क्या होता है? टू परचेस होता है, टू परचेस होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाया गया है तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो आपको हमने जो बताया, क्या बताया? किसी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो देखिए ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं है? तो आप याद रखेंगे टू के बाद अगर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो मान लेना इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपने इसमें किया कि इन्फिनेटिव को फाइनाइट में बदल दिया, उसी तरह इन्फिनेटिव को किस में बदल देना? फाइनाइट में बदल देना है। वो पैसिव वॉइस हो या ना हो, ऑटोमेटिक वो बन जाएगा पैसिव वॉइस। यदि नहीं आता है, नहीं समझ पाते तब, है ना? जबकि आपको समझा रहे हैं तो ये समझना तो पड़ेगा ही, है ना? यदि पढ़ना है तो समझना है। जैसे आप देखते हैं जीरंड, जीरंड में क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो आपको बता दें जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो कब आपको आगे हो सकता है मिले, एक्सरसाइज में हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, तो इसलिए आप ये जानकारी रखना जरूर, ठीक है? तो जब मान लीजिए जीरंड, जीरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी, है ना? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बीइंग। क्या हो जाता है? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको हो सकता है इस तरीके से भी मिल जाए कभी, वो बात की बात है ना? पर जानकारी के लिए इतना काफी है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। क्या क्या करना है आपको सर्वप्रथम ये याद रखना कि एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव जिस वाक्य में होंगे उस वाक्य का रूप बदलते समय एडवर्ब टू की जगह पे सो, एडजेक्टिव के बाद कनेक्टिव ग्रुप में दैट, और दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले वाले उपवाक्य सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है? बाकी आप टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हुए इन्फिनेटिव वाले को हम फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। सब में वही हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर है कि निगेटिव में था तो नॉट नहीं लगा है। फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर जैसे आदि शब्द आएंगे तो यहाँ से फिर सब्जेक्ट इसका, यानी पहले वाले उपवाक्य सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिखेंगे बल्कि इसी को ही बदल देंगे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है? चौथे में हमने आपको क्या बताया, यदि मान लीजिए ये पैसिव वॉइस में कोई वाक्य है और कोई वाक्य पैसिव वॉइस में कब होगा? जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में होगा तो पूरा वाक्य पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि बाई करके कुछ और दिया हो, तो ये पहचान यही है इसकी, ठीक है? तब हम क्या करेंगे? बदले हुए वाक्य को हम पैसिव वॉइस में ही रखते हैं। चलिए अगला कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या है?
इट वाज टू हॉट टू गो आउट। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एडवर्ब टू भी है, एडजेक्टिव भी है और इन्फिनेटिव भी है कि नहीं है इन्फिनेटिव? चलिए, इन्फिनेटिव भी है। तो यहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल किसकी तरह, जैसे पहला एग्जाम्पल अभी आपको हमने बताया ना, सेम उसी तरह दिख रहा है। चलिए, इट वाज, इसकी जगह क्या हो जाएगा? सो। क्यों? क्योंकि एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है और इन्फिनेटिव है, तब वाक्य का रूप बदलते समय क्या करेंगे? एडवर्ब टू को सो में बदल देंगे। एडजेक्टिव लिखने के बाद कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग कर दें। इसके बाद अब क्या करेंगे? इसके बाद जो उपवाक्य यानी पहले वाले उपवाक्य का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमें यहाँ प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? इट है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट बताया गया था आपको अभी जस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला वाला उपवाक्य किस टेंस में? पास्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैन नॉट या कुड नॉट? कुड नॉट, है ना। और इसके बाद क्या बताया गया था कि इन्फिनेटिव वाले को हम फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वाले को फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। तो अगर बदल दिए, मान लीजिए गो आउट लिख दिया, और यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया और आपने लिख दिया तो एग्जामिनर काट देगा। अब आप सोच रहे हैं कि अभी जस्ट आप ही बताए हैं, तो बताए तो हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल किस लिए दिया गया है? यदि उससे हट के ना होता तो ना दिया जाता। तो कुछ तो बात है ना, इसलिए याद रखना, एक एक कंसेप्ट को पढ़ना है तो वीडियो को दौड़ाना नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमने इतनी दूर तक तो हमने नियमानुसार कर दिया। अब इसके बाद क्यों रुक गए? क्योंकि आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या? यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान देना, अगर ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है तो बना ही है, लेकिन आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कलम और कॉपी उठा के। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इट हो, निर्जीव हो, अर्थात बेजानदार चीज होगा, तब वाक्य का रूप बदलते समय बदले हुए वाक्य को पैसिव वॉइस में कर देते हैं। बदले हुए वाक्य को किस में करते हैं? पैसिव वॉइस में कर देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट इट है, तो इसका मतलब ये वाक्य पैसिव वॉइस में हो या ना हो, रहेगा तो करेंगे ही, लेकिन नहीं है तब आपको ये बातें याद रखना, इस बात को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव का कैसे बनाएंगे? तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनता है तो टू तो अपनी जगह ही रहता है, लेकिन उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इमेजिन करो कि टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जबकि हमको इन्फिनेटिव को फाइनाइट के रूप में लिखना, तो टू हटा दो तो बचा क्या? बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन, इसके बाद जो भी शब्द है उसको लिख लेना है। क्लियर? कब करना है पैसिव वॉइस? जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट इट हो, निर्जीव हो, अर्थात बेजानदार चीज हो, तब बदले हुए वाक्य को हम पैसिव वॉइस में कर देते। बाकी शेष नियम वही है जो आपको हमने पहले एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल क्या है? माई मदर इज टू फैट, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना ध्यान से। इसको कई तरीके से बनाया जाता है, तो जितने तरीके से बनाया जाता है उतने तरीके से आपको बना करके बताएंगे, ठीक है। चलिए यहां समझिएगा। तो यहां पे करना क्या है? पहले चेक करिए, पहले आप चेक करिए कि इसमें एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव है कि नहीं है। तो हमने चेक किया कि एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है, बट इन्फिनेटिव नहीं है। तो आपको बता दें कि जब किसी वाक्य में एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, परंतु इन्फिनेटिव ना हो, तब वाक्य का रूप बदलते समय एडवर्ब टू को सो में नहीं बदलते हैं। एडवर्ब टू को काहे में बदलते हैं? थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। एडवर्ब टू को ओवर या फिर एक्सट्रीमली या फिर
एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, ठीक है, तब आप इसको सो में नहीं बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओवर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्सट्रीमली, ठीक है, ओवर या एक्सट्रीमली। इसके बाद फिर आपको कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कब करते थे, यानी कब करेंगे, जब इन्फिनेटिव रहेगा तब। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा उसको सिर्फ लिख लेंगे। यदि कोई शब्द और आगे कुछ दिया हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, है ना, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए अत्यधिक उत्सुक है ना। तो यहाँ पे काहे के लिए हो, उससे नहीं मतलब, इन्फिनेटिव नहीं है तो नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप याद रखना इन्फिनेटिव है तब ये रूल आप अपनाएंगे, इन्फिनेटिव नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब टू की जगह पे ओवर एक्सट्रीमली कर देंगे। इसका दूसरा तरीका समझ लीजिए, इसके कई तरीके हैं, आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो और एडजेक्टिव हो बट इन्फिनेटिव ना हो, तो आप एडवर्ब टू को, दूसरा तरीका यह है कि आप एडवर्ब टू को हटा दीजिए पूरी तरह से। एडवर्ब टू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। एडवर्ब टू को हटा करके हम एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बड़ा अजीब है ना, लॉन्ग लगा। तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यही है। तो आपको बताए सबसे सरल तरीका यही है कि एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, और परंतु इन्फिनेटिव ना हो, तो एडवर्ब टू को हम ओवर एक्सट्रीमली में बदल देते, बाकी कुछ नहीं करते, जो जैसे शब्द लिखा है लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर आपको अगला तरीका भी बता दिया। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो बदहज़मी तो हो नहीं जाएगी कि कालरा हो जाएगा, ज्यादा खा लिए भाई, जितना पढ़ लेंगे, जितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे उतना ही कम है ना। चलिए अगला देखिए, अगला तरीका क्या है, माई मदर इज, समझना ध्यान से। अगला तरीका ये है कि आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में भी बदल के बना सकते हैं। किस में बदल के, कंपैरेटिव डिग्री में भी बदल कर बना सकते हैं। तो फायर्ड का कंपैरेटिव डिग्री फाइटर। फिर इसके बाद आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग जब हो जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर पहले वाले उपवाक का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते चले आए थे ना, उस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो माई मदर का प्रोनाउन क्या है, सी, तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, सी। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड बी का प्रयोग कर देते हैं। बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। तीसरा तरीका ये है, ठीक, तीसरा तरीका क्या है, ये है। यदि मान लीजिए ये पास्ट में होता, आपको अगला एग्जांपल से थोड़ा से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम वाज टू स्ट्रांग, है ना। तो अगर इसका हम आंसर, अगला एग्जांपल लिखना पड़ा मजबूरी, क्योंकि ये प्रेजेंट के हैं जितने तरीके बताएं। तो पास्ट में होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें अगर पास्ट होता तो वैसे रहता, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये दिया, यहाँ पे दिया, खासकर आपको ये वाला विधि बताने के लिए ये अगला एग्जांपल लिखे, ठीक है। यहाँ पे पास्ट होता तब यहाँ पे सब्जेक्ट शुड बी ना होता, तो क्या होता। तो यहाँ पे आप देखिएगा राम वाज, अगर इससे बनाते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, राम वाज ओवर या एक्सट्रीमली स्ट्रांग, काम खत्म, ठीक है। सबसे सिंपल और सरल तरीका यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए वाक्य का रूप बदलेंगे तो स्ट्रांग का क्या होता है, स्ट्रांगर। यहाँ क्या हो जाएगा, देन। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, जो पहले वाले उपवाक का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार यहाँ पे हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। यदि ये पास्ट में रहेगा तब इस तरीके के, यानी जो ये आप देख रहे हैं ना कंपैरेटिव डिग्री वाला, तो कंपैरेटिव डिग्री के दो तरीका है, एक प्रेजेंट में होगा तब क्या करेंगे, पास्ट में होगा तब क्या करेंगे। तब यहाँ पे सब्जेक्ट
शुड हैव बीन का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका? हैव बीन। ठीक है, तो आपको हमने ये तरीके बताएं कि यदि प्रेजेंट में होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री के सहारे से बनाते हैं तो सब्जेक्ट शुड बी, और अगर पास्ट है तो सब्जेक्ट शुड हैव बीन का प्रयोग होगा। लेकिन आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं, ये सारी चीजें आपको जो बताई गई यदि आप भूल जाते हैं तो ये बेस्ट और सबसे बेहतर तरीका है कि यदि एडवर्ब टू हो और एडजेक्टिव हो परंतु इन्फिनेटिव ना हो तो एडवर्ब टू की जगह पे ओवर या एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा और समझते हैं। अभी तक तो एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप बदलना सीखे थे, है ना। अब हम सीखेंगे एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है, क्या? जितना अभी हमने पढ़ा है यदि उसका आंसर दे दे और उसको क्वेश्चन बनाना हो, अपनी भाषा में समझ लीजिए कि आंसर दिया है, इसका क्वेश्चन बनाना है। इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना। यदि आप जितना भी सीखे हैं बेहतर सीखे हैं तो इसका उल्टा करने में आपको समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सी वाज सो पुअर, वह इतना गरीब है, वह इतना गरीब है कि दैट सी कुड नॉट पे हर फी, है ना, वह अपनी फीस अदा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ऐसा लग रहा है जैसे कि आंसर है ना। तो आपको क्या आपको करना क्या है? एडवर्ब टू लगा करके, एडवर्ब टू लगाकर वाक्य रूप बदलना। तो आपको बता दें कि जहां सो होगा वहां एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना, इसके बाद यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा उसको लिख लेना, और इतना कुछ ना देखते हुए सीधा लास्ट में आना कैन नॉट या कुड नॉट या फिर डज नॉट दिया होगा या विल नॉट करके दिया, कुछ भी दे सकता है आपको भ्रमित करने के लिए। ठीक है, बस और बस आपको इतना देखना है कि इसके बाद क्या है? पे हर फीस, है ना। तो इसको जो इसके बाद होगा वही आपका क्या होगा? मुख्य क्रिया होगी, वही आपकी क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। तो मुख्य क्रिया को अर्थात फाइनाइट वर्ब को हम क्या बना देंगे? इन्फिनेटिव। क्या बना देंगे? इन्फिनेटिव। इसके बाद जो भी शब्द है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। कोई दिक्कत? तमाम एग्जाम्पल बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पहला तरीका पढ़ा, अर्थात एडवर्ब टू को हटाकर या फिर एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना। आगे हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।